हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक हॉस्पिटल सेगमेंट में एक और कंपनी है उसकी बात करता हूँ, यथार्थ हॉस्पिटल करके है। और मैंने पहले भी एक और हॉस्पिटल स्पेस में एक कंपनी को डिस्कस किया था, नारायणा हृदयालय। उसकी वीडियो आई थिंक हो गया उसको 20-25 दिन बनाए हुए। तो अगर थोड़ा आपको बैकग्राउंड और डिटेल में समझना है तो आप वो वीडियो भी जाके चेक कर सकते हैं। तो हॉस्पिटल सेक्टर का क्या है ना, यहाँ पे बहुत सारी टेलविंड्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है पूरे इंडिया में, वो काफ़ी बढ़ रहा है। एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज काफ़ी कम हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन है, तो वो अभी बढ़ रहा है। और जैसे जैसे हेल्थ केयर का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों को समझ आएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपको चाहिए, तो वो ज़्यादा दे विल बी मोर लाइकली टू गेट देमसेल्फ ट्रीटेड, डायग्नोज्ड, और मतलब वो हेल्थ केयर सर्विसेज को अवेल करना शुरू करेंगे। तो एक तो ये टेलविंड है। दूसरा ये है कि अब जो एमआईजी सेगमेंट है, मिडिल इनकम ग्रुप का जो सेगमेंट है, मिडिल क्लास जो है बेसिकली इंडिया में, उसका जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और जैसे जैसे उनका इनकम लेवल्स बढ़ेगा, वो अपने जो हेल्थ है उस पर काफ़ी फोकस करेंगे। और वैसे भी आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है ना कि इलनेसेस बहुत जल्दी आती हैं। कि किसी को कुछ स्ट्रेस है, किसी को, बिकॉज स्ट्रेस से भी आपका बहुत सारा फिजिकल एलिमेंट्स आपके बॉडी में आता है। तो अ, माना ऐसा जाता है कि जो हॉस्पिटल सेक्टर है ना, यहाँ से वो एटलीस्ट आगे 5-10 साल तो सेक्युलर ग्रोथ करने वाला है। ऐसा कोई ग्रोथ रुकेगा नहीं जाके। हाँ, ऑब्वियसली उतना ग्रोथ नहीं आएगा जितना कोविड में एकदम अचानक से आ गया था ग्रोथ। वैसा ग्रोथ रेट तो नहीं आएगा, लेकिन अनटिल अनलेस कोई ऐसा इवेंट आता है, लेकिन ग्रोथ रेट कम भी नहीं होगा, यहाँ से बढ़ने का ही है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि सेक्युलर ग्रोथ। जैसे कंजम्पशन में भी होता है कि वो ग्रो कर ही लेता है, चाहे धीरे स्पीड से कर रहा है चाहे तेज से कर रहा है, कर ही लेता है। एक सेक्युलर ग्रोथ आ ही जाता है उसपे। तो हॉस्पिटल सेक्टर में भी यही चल रहा है। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मैंने अभी बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स को डिस्कस नहीं किया है अपने चैनल पे इस वाले, जैसे मैक्स, फोर्टिस वगैरह, कभी उनको मैंने ऐसे डिस्कस नहीं किया है। उनको मैं जब डिस्कस करूँगा तो आपके सामने वो एनालिसिस भी रख दूँगा। तो नारायणा हृदयालय को मैंने किया है, उसके अराउंड 1900 बेड्स हैं और वो काफ़ी इधर-उधर फैला हुआ है, थोड़ा कोलकाता में, थोड़ा दिल्ली एनसीआर में, थोड़ा बैंगलोर में। लेकिन जब मैं यथार्थ हॉस्पिटल की बात करता हूँ ना, एक तो ये हॉस्पिटल छोटा है, इसके 1600 ही बेड्स हैं अराउंड अभी। और इनका कहना है कि ये 3000 बेड्स तक लेके जाएंगे, ऑलमोस्ट डबल करेंगे FY 28 तक। लेकिन अभी हॉस्पिटल से जो यथार्थ हॉस्पिटल है, ये सारा मेजरली जो कंसंट्रेटेड है वो है दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में। तो इनके 5 हॉस्पिटल्स हैं। एक तो इनका ग्रेटर नोएडा वाला हॉस्पिटल है जो काफ़ी अच्छा कर रहा है, वो नया हॉस्पिटल है इनका। बाकी इनका नोएडा का है और एक नोएडा एक्सटेंशन का है, वो भी एक नया हॉस्पिटल है। नोएडा वाला तो सबसे पुराना है। तो वो भी अच्छा कर रहे हैं हॉस्पिटल। बाकी इसने 2 साल पहले आई थिंक 21-22 में इसने एक और एक्विजिशन किया था झांसी के एक हॉस्पिटल का। झांसी और का उसे कहते हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो एक वहाँ पे हॉस्पिटल का किया था, और एक अभी मई में एक इसने और ऑपरेशनलाइज किया अपना हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो दिल्ली एनसीआर को ये काफ़ी ज़्यादा टारगेट करता है यथार्थ हॉस्पिटल। और अभी जो फरीदाबाद का हॉस्पिटल है, अभी वो ऑपरेशनल लॉसेस में है। और धीरे धीरे उसके जो लॉसेस हैं वो काफ़ी कम होंगे, और आगे जाके जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी उस हॉस्पिटल में बढ़ेगा, तो धीरे धीरे वो आपका जो फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल है वो भी, उसका भी एबिटा मार्जिन्स ठीक हो जाएगा। अभी तो वो जो कंसोलिडेटेड लेवल पे है वो, बिकॉज अभी लॉस में है फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल जो है, तो वो 1.5 से 2% का मार्जिन का डाइल्यूट कर रहा है कंसोलिडेटेड लेवल पे, पूरे हॉस्पिटल के लेवल पे। तो इसीलिए आप देखेंगे थोड़ा एबिटा मार्जिन्स और पैट मार्जिन्स में भी डिप आया है इस क्वार्टर में इस कंपनी का। तो कम बेसिकली हॉस्पिटल करता क्या है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। एक तो आपका इंटरनल मेडिसिन होता है जो आपका कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में आपका हो सकता है, लेकिन आपको उसमें कोई हायर आरपॉब नहीं मिलेगा, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। मतलब आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं सिर्फ अगर आपके पास इंटरनल मेडिसिन बहुत सारा जो रेवेन्यू आता है, अगर वो सिर्फ इंटरनल मेडिसिन से आता है तो आपके मार्जिन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो 2021 की मैं अगर बात करूं, तो इस कंपनी का जितना भी रेवेन्यू आता था उसमें से 50% आता था इंटरनल मेडिसिन वाले पार्ट से। तो ऑब्वियसली वो मार्जिन उतना अच्छा होता नहीं है उस वाले सेगमेंट में। तो इन्होंने वहां से क्या किया है, जो बाकी की जो स्पेशलिटीज होती हैं उनमें फोकस करना शुरू किया, उन्हें एक्सपेंड करना शुरू किया। एंड एज अ प्रपोर्शन ऑफ दीज स्पेशलिटीज, द शेयर ऑफ रेवेन्यूज फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन इज नाउ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। वो ऑलमोस्ट अभी 22-23% पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
इंटरनल 23% पे है इंटरनल मेडिसिन का, पहले 50 था 2021 में, अभी 24 में आते-आते वो 23% का हो गया और आगे जाके वो कम होगा। तो यहाँ पे आपको दो एक तो सबसे पहले ये समझना है कि वहाँ पे उसमें एक मतलब ड्रॉ डाउन नहीं आएगा, वो डिक्रीज़ नहीं किएगा, डीग्रोथ नहीं होने वाला है इंटरनल मेडिसिन में। इट्स जस्ट दैट कि जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं, वो इतना ज़्यादा ग्रो करेंगी कि उनके ग्रोथ का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इंटरनल मेडिसिन। तो इंटरनल मेडिसिन एब्सोल्यूट अगर फिगर्स में मैं बात करूँ तो वो बढ़ेगा, लेकिन एज़ अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यूज़ वो कम हो जाएगा। अब वो अच्छी बात है बिकॉज़ आगे आपका मार्जिन्स आएगा सुपर स्पेशलिटीज़ में। अब सुपर स्पेशलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे आपका नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ, यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट हुआ, जो आपकी किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट की जो भी समस्याएँ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैटर करते हैं, वहाँ पे उनको एड्रेस करते हैं। आपका कार्डियोलॉजी हो गया, अगर हार्ट रिलेटेड आपको कोई डिजीज़ है तो आप उस डिपार्टमेंट में जाएँगे। ऑन्कोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी भी इनका 10% हो गया है अभी टोटल रेवेन्यूज़ में, और आई थिंक नोएडा एक्सटेंशन वाले में तो इनका 17% उस पूरे हॉस्पिटल में से सिर्फ ऑन्कोलॉजी वाले सेगमेंट से आता है, जो कि कैंसर वाला होता है बेसिकली। फिर आपका आई थिंक गैस्ट्रो में भी ये जा रहे हैं, और एक दो जो पल्मोनोलॉजी में भी जा रहे हैं, जहाँ पे लंग्स और रेस्पिरेटरी आपके सिस्टम का पूरा देखा जाता है। फिर न्यूरो साइंस में भी है, ये इनका अच्छा खासा प्रेजेंस हो रहा है धीरे धीरे, जिसमें आपका ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो वो वाले डिपार्टमेंट में आप जाएंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सुपर स्पेशलिटीज हो गई, यहाँ से आपका मार्जिन अच्छा आता है, और मार्जिन अच्छा आता है तो आरपॉप इंक्रीज होता है। आरपॉप क्या होता है वो मैं आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले इनके बात करते हैं इस रिजल्ट की, इस क्वार्टर के, क्वार्टर वन FY25 की रिजल्ट की बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो पहला जो ग्राफ आप देखो, जो पहला सेगमेंट है, जो पहला सेक्शन है ग्राफ का, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं यहाँ पे। तो आईपीडी और ओपीडी वॉल्यूम्स आप देखो कैसे कैसे प्ले आउट हुए हैं इस क्वार्टर में एज कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो आईपीडी वॉल्यूम और ओपीडी वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है? आईपीडी वॉल्यूम होता है आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड ओपीडी वॉल्यूम होता है आपका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। अगर मुझे कोई बहुत माइनर प्रॉब्लम है, मेरे को इंटरनल मेडिसिन के वाले डिपार्टमेंट में जाना है, और सुबह से बस मेरे को ओपीडी का कार्ड बनाना है, सुबह मैं जाऊँगा, ओपीडी कार्ड बनाऊँगा, लाइन में बैठूँगा, जो भी है, और अपना डॉक्टर्स को दिखा के, कोई रिपोर्ट है उनको लैब में टेस्ट करा के, अगले दिन रिपोर्ट दिखा के जब भी वो डॉक्टर बैठेगा तो मैं एडमिट नहीं होऊँगा वहाँ पे। तो वो होता है आउट पेशेंट, पेशेंट आता है, इलाज कराता है, उसी दिन चला जाता है। लेकिन आईपीडी में क्या होता है, पेशेंट आता है, उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो अपना एडमिट होएगा, एक हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपाई करेगा, तो वो होता है इन पेशेंट। इन पेशेंट में ज़्यादा पैसा आप कमाते हैं पर पेशेंट, और आउट पेशेंट में उतना नहीं होता है, लेकिन ऑफ कोर्स वॉल्यूम के लिए जो आउट पेशेंट वाला होता है वो ठीक होता है, अच्छा होता है। तो अगर आप इन पेशेंट के वॉल्यूम्स की बात करें तो वो येलो वाले प्रोपोर्शन में आप देखेंगे, तो पिछले क्वार्टर वन ऑफ FY24, मतलब एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो 12,000 वॉल्यूम हुआ करता था, अभी 15,000 हुआ है। ये कंसोलिडेटेड लेवल पे है, पांचों हॉस्पिटल्स को मिला के मैं बता रहा हूँ। अगर आप ओपीडी का वॉल्यूम देखेंगे तो 87,000 हुआ है, जो पहले 81,000 हुआ करता था। तो ऑब्वियसली दोनों जगह आपको ग्रोथ दिखा है इसमें, तो विच इज़ अ गुड साइन। ऑक्यूपेंसी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 51% की, जो सेकंड ग्राफ है, 51% की ऑक्यूपेंसी हुआ करती थी, अभी ऑक्यूपेंसी हो गई है 61% की ऑन अ कंसोलिडेटेड लेवल। ठीक है, कंसोलिडेटेड लेवल मतलब पूरे पांचों हॉस्पिटल को मिला के, पूरा बिजनेस को मिला के। अब आईपीडी और ओपीडी रेवेन्यू की मैं बात करूं तो वो भी आपको दिख जाएगा। देखा मैंने आपको पहले, इसके ऊपर वाला ग्राफ देखो, पीला वाला जो पोर्शन है कितना कम है, 15,000 वाला, लेकिन उनसे रेवेन्यू कितना आ रहा है, मतलब 1882 मिलियन। उसको मिलियन को अगर ऑफ कोर्स आपको करोड़ में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करो, 188 CR का रेवेन्यू आ रहा है 15,000 कस्टमर से। और ओपीडी अगर मैं देखूं Q1 FY25 में, जो सबसे पहला ग्राफ है, वहां पे 87,000 कस्टमर्स थे, लेकिन उनसे सिर्फ रेवेन्यू कितना आ रहा है, 23 CR का। नीचे वाले ग्राफ में देखो 236 मिलियन रुपीस का, विच मीन्स 23.6 CR का। तो यहाँ से आपको पता चला, जो इन पेशेंट का वॉल्यूम होता है, जो इन पेशेंट्स होते हैं जो एडमिट होने आते हैं, वहां से आपका रेवेन्यू बहुत होता है। अब आरपॉप देखो आप, तो दो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं हर हॉस्पिटल के। तो कोई हॉस्पिटल आपका आरपॉप दिखाता है, और कोई दिखाता है आपका एवरेज रेवेन्यू पर पेशेंट, ठीक है, ARPP। और यहाँ पे आरपॉप दिखा रहा है ये, तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर ये आरपॉप दिखा रहा है तो आरपॉप को ही हमको देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जैसे आरपॉप होता है ना, वो थोड़ा हाईली इन्फ्लेट, वो आर्टिफिशियली आप उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं, बिकॉज आरपॉप का मतलब क्या है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, अभी कोई पेशेंट आया, अभी कोई पेशेंट आया, और उसने एक हॉस्पिटल बेड को ऑक्यूपाई किया सुबह से लेके शाम तक, लेकिन रात को 8 9 10 बजे तक वो डिस्चार्ज हो गया। उसने किया तो बेड पूरे दिन ऑक्यूपाई, लेकिन वो ऑक्यूपेंसी में नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि ऑक्यूपेंसी में वही बेड्स आते हैं जहाँ पे पेशेंट ने रात को 12 बजे तक ऑक्यूपाई किया है, तो उसका रेवेन्यू काउंट होगा, लेकिन उसका आरपॉब में नीचे डिनोमिनेटर में काउंट नहीं होगा वो पेशेंट। तो आप यहाँ पे जो फिगर होता है आर्टिफिशियली थोड़ा इन्फ्लेटेड दिखाते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। अगर ये आरपॉब का फिगर बताते हैं तो हमको यही देखना पड़ेगा। आरपॉब का फिगर भी आप देखो 30,000 तक बढ़ गया, इंप्रूव हुआ है, और यहाँ से आगे जाके कंपनी का ये कहना है हॉस्पिटल का कि आरपॉब का फिगर हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, अभी आप अपना इनसे देखो कि रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से, किस किस पांच हॉस्पिटल मैंने आपको बताया, तो आज देखो पांचों हॉस्पिटल में रेवेन्यू कहाँ कहाँ से आता है। तो Q1F पहले पाई चार्ट की अगर मैं बात करूं, वो पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर का है, और दूसरा पाई चार्ट जो है वो इस साल फर्स्ट क्वार्टर का है, जो अभी क्वार्टर गया। तो पिछले में आपको दिखेगा फरीदाबाद का कोई शेयर नहीं था, बिकॉज वो अभी ऑपरेशनलाइज हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे मई में ही ऑपरेशनलाइज हुआ है। तो ठीक है, उसमें अप्रैल मई और जून का ही रिजल्ट आया होगा, मई और जून का इस 2024 में कैलेंडर ईयर। तो आप देखेंगे सिर्फ 1% का रेवेन्यू है वहाँ से। अब ये आप देख सकते हैं खुद ही, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया कि आप देखें कि बराबर रेवेन्यू आ रहा है ऑलमोस्ट इसके जो 3 फ्लैगशिप हॉस्पिटल्स हैं, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और नोएडा से, तो वहाँ से इनका 33%, 38 और 23% रेस्पेक्टिवली वहाँ से कमाते हैं। बाकी इनके अगर रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है इनका। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की मैं बात करूँ तो अगर वाई ओ वाई देखूँ 37% से बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड पेस ऑफ ग्रोथ। एक सेकेंड, विच इज़ अ वेरी गुड पेस ऑफ ग्रोथ, राइट। अभी एबिटा की मैं बात करूँ तो वो भी 30% से बढ़ा है, अच्छा है। एबिटा मार्जिन्स की मैं बात करूँ तो इस हॉस्पिटल के काफ़ी अच्छे मार्जिन्स हैं। आई थिंक नारायणा के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके भी मार्जिन्स इसी के अराउंड है, 25-26%, इसका भी 25-26% है। गिरा है मार्जिन, अगर आप देखो यहाँ पे वाई ओ वाई में चेंज आया है 146 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 1.46% से एबिटा मार्जिन रिड्यूस हुआ है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि हॉस्पिटल जो इनका फरीदाबाद वाला है वो अभी इन्होंने मई में ऑपरेशनलाइज किया है, एंड सिमिलर टू अ बैंक, किसी भी हॉस्पिटल को ऑपरेशन प्रॉफिट में आने के लिए लगता है, मतलब 1.5 साल लगता है, 18 से 20 महीना लगता है। तो अभी 2 महीना ही, उसे 2-3 महीना ही हुआ है उसको फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल को ऑपरेशनलाइज हुए हुए। तो अभी वहाँ पे जो आपका लॉसेज हैं वो ज़्यादा हैं, धीरे धीरे पहले वो लॉस कम होंगे, फिर कंपनी ब्रेक इवन पे आएगी उस हॉस्पिटल में, अब फिर वहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो लगा लो अभी से आप 18 महीने में से, तो तब जाके इसका प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और एबिटा मार्जिन तब जाके थोड़ा और बढ़ेंगे। तो डिप जो आया वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अच्छे आया, मतलब अगर हॉस्पिटल एक्वायर कर रहा है हर साल, वैसे भी यथार्थ का ये रहता है कि हर साल आपने एक हॉस्पिटल तो एक्वायर करना है, तो जब तक आप हॉस्पिटल एक्वायर नहीं करोगे तो आप अपना वॉल्यूम कैसे बढ़ाओगे, सेल्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाओगे। तो यही नारायण हृदयालय के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन उनका जो एक्सपेंशन प्लान है वो भी 3 साल बाद जाके पूरा होगा, और एक्विजिशन में भी अभी कोई खास उनका कोई अपडेट नहीं आया। यथार्थ का ये कहना है कि हाँ, जो इनका चलो वो मैं बाद में कॉन कॉल में डिस्कस करता हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट आप यहाँ पे देखोगे तो 51% से फाइनेंस कॉस्ट ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन, बिकॉज आपको फिर इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है अपने लोन पे। ये क्यों हुआ? क्योंकि अगस्त के अराउंड इनका 2023 में आईपीओ आया था, आईपीओ से जो उन्होंने पैसा उठाया वो इन्होंने अपना डेट को सर्विस करने के लिए दिया और अपना फाइनेंस कॉस्ट कम किया। लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बात करूँ तो आप देखेंगे चेंज क्यू क्यू पे आप जाओ लास्ट वाले कॉलम में, तो जो 51% से वाई वाई डिक्लाइन आया था फाइनेंस कॉस्ट में, वो 67% से यहाँ पे अपसाइड आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वो क्यों आया? क्योंकि इन्होंने फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल के लिए 80 करोड़ का लोन लिया है 8.5 परसेंटेज पॉइंट्स पे, तो इसीलिए थोड़ा फाइनेंस कॉस्ट उनका बढ़ गया है। ठीक है, अब पैट की मैं बात करूं डायरेक्टली, तो पैट इनका 60% से बढ़ा है, विच मीन्स व्हाट, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज कब मिलता है? जब आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को आप कंट्रोल करके चलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल करके चलते हैं, विच बेसिकली मीन्स कि जितना रेट से आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है उससे ज़्यादा रेट से आपका प्रॉफिट ग्रो करे। ठीक है, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। और पैट मार्जिन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 14.3% का पैट मार्जिन है, वाई वाई इनका इंक्रीज हुआ है, क्यू क्यू डिक्लाइन हुआ है। तो ये भी आपको चीज़ें देखनी है। पैट अगेन इसीलिए डिक्लाइन हुआ है क्योंकि फरीदाबाद वाला में काफ़ी इनको अभी लॉसेस हो रहे हैं, तो वो देखना भी पड़ेगा, राइट। अब आप हॉस्पिटल अभी खोलेंगे तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी प्रॉफिटेबल फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स ऑपरेशन। उसको टाइम लगता है, 18 महीना लगता है किसी भी हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल होने में। तो अभी मैं बात करूँ आपकी फरीदाबाद वाले बेड में 200 बेड्स की वो कैपेसिटी है, तो आगे जाके वो ऑब्वियसली अगर इम्प्रूव करेगा तो वहाँ पे इनके मार्जिन का भी इम्प्रूवमेंट आएगा। ऑक्यूपेंसी लेवल्स की मैं अगर बात करूँ
हर एक हॉस्पिटल के आपने ओवरऑल देखा कि 61% का ऑक्यूपेंसी लेवल था, ठीक है? लेकिन नोएडा एक्सटेंशन वाले की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी 61% था। पिछले साल ये था 37%, सिर्फ 37%, तो ऑक्यूपेंसी लेवल में काफ़ी अच्छा जंप आया है, ठीक है? और झांसी की अगर मैं बात करूँ, जो झांसी में इनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे ऑक्यूपेंसी लेवल 45% पहुँच गई है। पहले वो थी 17% पिछले साल, तो वहाँ पे भी जंप आया है। अब आप झांसी का जो आरपॉप देखेंगे, ओवरऑल आरपॉप मैंने आपको बताया, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड वो 30,000 का, आई थिंक 30,000 का इनका आरपॉप है कंसोलिडेटेड लेवल पे, मतलब पांचों हॉस्पिटल को अगर मिलाए। लेकिन झांसी वाला जो इनका हॉस्पिटल है, वहाँ पे आरपॉप सिर्फ 10-12 हजार का है। तो वो आरपॉप वहाँ पे कम इसीलिए है क्योंकि इनका पेयर मिक्स वहाँ पे जो है ना, वो गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ जहाँ इनका हॉस्पिटल है उसकी लोकेलिटी में रेलवे वाले भी बहुत हैं और आर्मी वाले भी बहुत हैं, तो उनका जो गवर्नमेंट से रहता ही है, उनको जो स्कीम्स मिलती हैं कि आप हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी इनको इंश्योरेंस स्कीम मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे इनका थोड़ा पैसा कम बनता है। जो अगर जितना आपका गवर्नमेंट का पेयर मिक्स ज़्यादा होता है अपने पेशेंट से, तो वहाँ पे आपका पैसा कम बनता है। और आयुष्मान कार्ड वाले भी वहाँ पे बहुत सारे हैं, झांसी वाले जो हॉस्पिटल है उस लोकेलिटी में, तो ऑब्वियसली वहाँ आरपॉप कम है। तो धीरे धीरे अभी तो 45% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, मतलब इनका ऑक्यूपेंसी है। तो आगे जाके जैसे 45% से ऑब्वियसली धीरे धीरे बढ़ेगा ये, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो रेवेन्यू है यहाँ से आरपॉप है, वो आरपॉप का फिगर भी काफ़ी 15 से 18 हज़ार के बीच में बोला है कंपनी ने, हॉस्पिटल ने, मैनेजमेंट ने, कि 15 से 18 हज़ार के बीच में सस्टेनेबल हम देख रहे हैं आगे जाके। अभी सिर्फ 10-12 हज़ार है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। वो मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। सारा रेवेन्यू, जितना भी रेवेन्यू कमाया है डिवाइडेड बाय जितने भी ऑक्यूपाइड बेड्स थे, तो वो निकलता है आपका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। जो इसका स्टेटमेंट है उसी में ही आपको समझ आ जाएगी कि फॉर्मूला क्या होगा इसका। बाकी एक सेकेंड, और चीज़ें मैं बेसिकली अभी कौन कॉल डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने रिजल्ट आपके सामने डिस्कस कर दिया है। बाकी इसके ग्रोथ लेवर्स क्या क्या हैं आगे, कैसे ग्रोथ करना चाह रही है यथार्थ हॉस्पिटल, कैसे ग्रो करेगा। तो इसका ये, जैसे मैंने बताया, हर साल एक एक्विजिशन के लिए इन्होंने टारगेट दिया है। तो इस बार भी दिल्ली एनसीआर रीजन में या उत्तर प्रदेश वाले रीजन में या बिहार या राजस्थान वाले रीजन में कंपनी का ऐसा कहना है कि हम एक एक्विजिशन को लेके बात कर रहे हैं और बहुत ही एडवांस स्टेजेस में हैं अपनी बात के। तो कभी भी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमने इस हॉस्पिटल को एक्वायर किया है, तो वहाँ पे इमीडिएटली इनके पास एक बेड आ जाएगा। बैंक की जो कैश बैंक के पास है वो भी सफिशिएंट है। तो कंपनी का ये कहना है कि हम इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू आगे जाके हम अपना इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू आगे जाके जो भी एक्विजिशन करना हो या कैपेसिटी को एक्सपेंड करना हो, तो हम दोनों कर सकते हैं। बाकी नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वाले जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके एडजेसेंट में कंपनी ने लैंड पार्सल खरीदा हुआ है। वहाँ पे अभी ये 250 और एक हॉस्पिटल में 250 बेड्स और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ किस में 250 है किस में 200 है, वो आप देख सकते हैं। शायद नोएडा एक्सटेंशन में 250 बेड ये और ला रहे हैं, और ग्रेटर नोएडा में 200 बेड और ला रहे हैं। 200-250 इधर उधर हो सकता है, एक का 200 एक का 250 है, तो वो आप चेक कर लेना। वो आज से 2 से ढाई साल में वो ऑपरेशनलाइज भी हो जाएंगे। तो कंपनी का ये कहना है कि अगर डेट लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डेट ले लेंगे, और बाकी हमारा जो कैश फ्लो है, जितना हम कैश जनरेट कर रहे हैं पर ईयर, तो वहाँ से भी हम उसको फंड कर सकते हैं। कैश फ्लो इसीलिए भी थोड़ा ज़्यादा जनरेट करेंगे बिकॉज इनकी फाइनेंस कॉस्ट ऑब्वियसली आईपीओ के बाद कम हुई है, और धीरे धीरे जाके फाइनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो सारा का सारा कैश इनको बचेगा। ठीक है। अभी अभी कैपेसिटी एक्सपेंशन का इनका ये है, जैसे मैंने बताया, कुछ एक्सपेंशन से भी करेंगे, कुछ एक्विजिशन से भी करेंगे, तो पाइपलाइन में है, ग्रोथ इनका पाइपलाइन में है, ठीक है। इट्स अनलाइक नारायणा हृदयालय, जहाँ पे उन्होंने सिर्फ अभी तक एक बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन का टारगेट दिया है, जहाँ पे 2 से 3 साल लगेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सेल्स का विजिबिलिटी 2-3 साल के लिए लिमिटेड रह जाता है नारायण हृदयालय के केस में। इस केस में यह है कि एक्विजिशन हर साल करेंगे, और इनका रिकॉर्ड भी रहा है एक्विजिशन करने का। पिछले 2-3 सालों में इन्होंने 2 एक्विजिशन ऑलरेडी कर दिए हैं, झांसी वाला, फरीदाबाद वाला। तो आगे जाके भी अगर एक्वायर करेंगे तो इन पे और बेड जाएंगे, और बेड जाएंगे तो इनके और पेशेंट्स आएंगे, और पेशेंट्स आएंगे तो और रेवेन्यू जनरेट होगा। तो सेल्स ग्रोथ भी मेरे को सही लगता है, मतलब डाउन साइड ज़्यादा लगता नहीं है स्टॉक में मुझे, अगर पर्सनली देखा जाए। बाकी अ, अ,
मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारा फ़ोकस कर रहे हैं, ऑब्वियसली दिल्ली एनसीआर में सारा फ़ोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक अच्छी चीज़ और क्या है, जैसे मैंने नारायण हृदयालय के केस में बताया था कि वो इंटरनेशनल टूरिस्ट पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं। इंटरनेशनल जो मेडिकल टूरिज़्म होता है, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ इलाज कराने जो आते हैं इंडिया में। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको अगर मैं एक स्लाइड दिखाऊँ, हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो टेबल है, टेबल को आप देखो, इंडिया ऑफर्स कंपैरेटिवली लोअर ट्रीटमेंट कॉस्ट। आप यहाँ पे किसी भी हिप रिप्लेसमेंट का, नी रिप्लेसमेंट का या किसी भी प्रोसीजर का कॉस्ट देखेंगे ना, तो वो इंडिया का एवरेज ग्लोबल कॉस्ट का जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो कितना है और इंडिया कितना डिस्काउंट देता है एवरेज ग्लोबल कॉस्ट के अगेंस्ट, वो भी आप देख सकते हैं। तो इंडिया में जो प्रोसीजर्स हैं उनका कॉस्ट बहुत सस्ता है। तो इसीलिए जो फॉरेन टूरिस्ट हैं जो यहाँ पे सिर्फ इलाज कराने आ रहे हैं, तो उनको टारगेट करना ईज़ी हो जाता है और अच्छा हो जाता है और उनसे पेयर मिक्स भी आपका अच्छा होता है, क्योंकि आपके या तो अगर सेल्फ पेयर आ रहा है, मतलब मैं जा रहा हूँ, मेरे पास अ, कोई इंश्योरेंस नहीं है, मुझे सारा का सारा कैश में अपना इलाज करवाना है, तो कम हॉस्पिटल के लिए अच्छा है, इमीडिएटली कैश आता है। अब गवर्नमेंट से कोई आ रहा है आयुष्मान कार्ड लेके, तो कभी वो टाइम लगता है उस प्रोसेस में, उस रिइम्बर्स करवाने में हॉस्पिटल को खुद को। और पेयर मिक्स में अगर इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं तो ऑब्वियसली और अच्छा, उनको उनसे आई थिंक ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज का आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट, बट उनका जो पेमेंट साइकिल होता है बहुत क्विक होता है, तो इसीलिए जो डेटर डेज है कंपनी का वो भी कम हो जाएगा इसको लेके। बाकी इसी स्लाइड में आप देखो कि जवार जो एयरपोर्ट है जो बन रहा है नोएडा में, वो भी अभी पहले तो दिसंबर 24 में वो ऑपरेशनलाइज होना था, लेकिन अभी शिफ्ट हो गया, आगे एक्सटेंड हो गया अप्रैल 25 तक। तो जब वो एयरपोर्ट आपका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो वहाँ से बहुत क्लोज पड़ जाएगा इनको नोएडा वाले हॉस्पिटल जो हैं, तो वहाँ से टारगेट इजीली कर सकते हैं। और कंपनी का एक गाइडेंस भी ये है कि हम बेसिकली, उनका कहना है कि ट्रस्ट अस ऑन दिस, कि हम आगे जाके इंटरनेशनल पेशेंट्स को बहुत अच्छे से टारगेट करने वाले हैं, एंड वी हैव अ वेरी गुड पाइपलाइन फॉर दिस। तो आगे जाके देखना पड़ेगा, अभी तो सिंगल डिजिट में इनका जो रेवेन्यू है वो इंटरनेशनल पेशेंट से आता है, तो आगे जाके देखना पड़ेगा कि डबल डिजिट्स में कब लाते हैं, तो वो भी इनके लिए एक अच्छी बात होगी। इसीलिए इंटरनेशनल टूरिज्म में, मेडिकल टूरिज्म में थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है। अ, बाकी स्लाइड्स हो गई दिखाने के लिए, अब कुछ है नहीं। वन एक्विजिशन पर ईयर मैंने बताया। अभी डेटर डेज इस कंपनी का, पहले FY24 की एंड की मैं बात करूँ, मतलब जैन फेब और मार्च वाला जो 20 अभी पिछले जो महीने में क्वार्टर गया है, मतलब Q1 से लेके जो पहले वाला क्वार्टर 4 FY24 में, जब FY24 खत्म हुआ तो वहाँ पे कंपनी के डेटर डेज थे 124। अब डेटर डेज क्या होता है, रिसीवेबल डेज, मतलब आपको कितने दिन में पैसा लेना है कस्टमर से। तो वो जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना आपके लिए ख़राब होता है, बिकॉज एक तो रिस्क बढ़ता है कि कस्टमर अब पैसा देगा या नहीं। तो डेटर डेज को आप जितना कम करके चलते हैं उतना आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जो होती है, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है, वो कम होती है। वर्किंग कैपिटल साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपका रिसीवेबल डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस पेएबल डेज। पेएबल डेज क्या होता है, जो आपने अपने सप्लायर्स को देना है। इन्वेंट्री डेज मतलब कितना आपका इन्वेंट्री में सामान रुक रहा है। और डेटर डेज मतलब कितना देर में आपको कस्टमर से पैसा आएगा। तो जितना ज़्यादा आपका डेटर डेज होगा, उतना ज़्यादा आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा, तो ऑब्वियसली वो कम करना है आपको। तो कंपनी ने कहा है, हमने क्वार्टर 1 में पहले तो 124 दिन का डेटर डेज था, तो हमने 5 दिन और कम किया है। और धीरे धीरे अगर ऐसा ही ट्रेंड हम मेंटेन करके चलेंगे तो FY25 के एंड में जो हमारा डेटर डेज है वो 124 था जो पहले FY24 में, वो एंड में आते आते 100 दिन का डेटर डेज हो जाएगा। तो वो भी हमको क्लोजली फॉलो करना है, बिकॉज डेटर डेज ज़्यादा होगा तो ना उससे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नेगेटिव में आने का रिस्क रहता है। बिकॉज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जब हम निकालते हैं तो उसमें प्रॉफिट से हम डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं, बिकॉज इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। और फिर जिस हिसाब से रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल, मतलब ये करंट एसेट्स होते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, ये जिस हिसाब से मूव करती हैं उस हिसाब से आप ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। वो किसी दिन मैं और डिस्कस कर दूंगा कि कैश फ्लोज किसी भी कंपनी के बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ते कैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, वरना मैं रियली चाहता हूँ कि एक कैश फ्लो पे, एक इनकम स्टेटमेंट पे और एक बैलेंस शीट को कैसे देखना होता है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊँ। पैट मार्जिन मैंने आपको बताया कि बिकॉज ऑफ फरीदाबाद कम है। अब इन्होंने फरीदाबाद में क्या किया है, एक अच्छी चीज़ ये करी है। अब आपने ये अपनी लोकेलिटी में भी देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा, कोई बहुत फेमस आपका डॉक्टर है आसपास, लेट्स से गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का, जो पेट की सब प्रॉब्लम्स को देखता है। तो अगर कोई बहुत अच्छा आपके पास लोकेलिटी में डॉक्टर है तो पेशेंट सारे उसकी तरफ जाते हैं, नाम चलता है उसका अपनी लोकेलिटी में। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे भी एक दो डॉक्टर्स हैं जो बहुत फेमस हैं गैस्ट्रो को लेके। तो वो डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एक दिन यहाँ बैठता है, एक दिन वहाँ बैठता है, एक दिन
किसी और हॉस्पिटल में बैठता है और शाम को अपने क्लिनिक में भी बैठता है, वहाँ भी काफ़ी भीड़ होती है। तो डॉक्टर्स का नाम चलता है। हॉस्पिटल सेक्टर में आपको ये ध्यान रखना है। तो यथार्थ ने अच्छा क्या किया है, जो फरीदाबाद में जो इन्होंने हॉस्पिटल खोला है, तो वहाँ का जो बहुत रिनोन्ड सर्जन है, रिनोन्ड फिजिशियंस हैं, उनको हायर किया है और उस वजह से इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो नहीं कहेंगे यहाँ पे आप ऑक्यूपेंसी कहेंगे। कितनी ऑक्यूपेंसी है, पेशेंट ने आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितनों को ऑक्यूपाई किया है, कितने बेड्स को, तो ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ने का अच्छा रहता है, चांसेस रहता है और आपके पास अच्छे अच्छे पेशेंट्स भी आते हैं। जब आप अच्छे डॉक्टर्स को, रिनोन डॉक्टर्स को हायर करते हैं, तो कंपनी ने यही किया है, राइट। सॉरी, अभी मैंने डोसा खाया है, तो आई एम ऑलमोस्ट अबाउट टू बर्प विद इन एवरी 5 मिनट्स। गवर्नमेंट बिजनेस तो मैंने आपको ये सब बता दिया, झांसी का कम क्यों है। आई थिंक कुछ झांसी का करंटली, झांसी वाले हॉस्पिटल का करंटली अभी एबिटा मार्जिन सिर्फ 10 से 12% का है। ओवरऑल कितना है मार्जिन इस कंपनी का? 25% का। तो वहाँ भी एक ड्रैग आ रहा है एबिटा मार्जिन में, लेकिन धीरे धीरे जब ये अपना पेयर मिक्स को चेंज करेंगे, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट से जो भी हमारा धंधा आता है, मतलब ये गवर्नमेंट स्कीम से, चाहे वो रेलवे से आए, आर्मी से आए, जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, वहाँ से जो भी हमारा धंधा आता है, हमने उसको 40% पे कैप किया है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। झांसी में अभी 37% का है। तो वहाँ पे धीरे धीरे ये कह रहे हैं कि हम और कस्टमर्स को और पेशेंट्स को ज़्यादा लेंगे, जो जिन्होंने सेल्फ पे करना है, खुद से पे करना है, या जिनका प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, वो भी अच्छा होता है। और या तो इंटरनेशनल, झांसी में तो इनको लगता नहीं है कि मुझे इंटरनेशनल मिलेगा, लेकिन और जगह तो वहाँ पे पेयर मिक्स को भी इन्होंने सही करना है। तो जो 12% का एबिटा मार्जिन है झांसी वाले को लेके, तो अभी उसकी आई थिंक 45% ऑक्यूपेंसी है झांसी वाले हॉस्पिटल की। जब वो बढ़ के 70-80% हो जाएगी, तो जो एबिटा मार्जिन अभी 10-12% का है झांसी वाले हॉस्पिटल का, वो बढ़ के 25% हो जाएगा। तो आगे वो भी हमको देखना है कि धीरे धीरे कैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी। और ऑब्वियसली ना, अभी धीरे धीरे जो फरीदाबाद वाला और झांसी वाला हॉस्पिटल है, ये अभी अभी एक्विजिशन हुआ है इनका। झांसी वाला अभी प्रॉफिटेबल होना शुरू हुआ है। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि कैसे आगे जाके अपनी ट्रेजेक्टरी रखते हैं ग्रोथ की। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं वैल्यूएशन वाइज देखूँ ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम वैल्यूड है। इसका पी तो नहीं देखा देखा जाता है। पी अगर आप पी क्यों नहीं देखा जाता है? बिकॉज हॉस्पिटल जो होता है ना, वो एसेट हैवी बिजनेस होता है। तो किसी भी एसेट हैवी बिजनेस में, आप रियल स्टेट को भी लेंगे तो वहाँ भी पी नहीं देखा जाता। ठीक एक सही पैरामीटर नहीं होता है, बिकॉज किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी एसेट हैवी बिजनेस में डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। अब डिप्रिसिएशन आप इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो एज एन एक्सपेंस तो आपको नजर आता है, एबिटा के बाद वाला जो लाइन आइटम होता है, लेकिन उसमें कोई एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं है। डिप्रिसिएशन में आपको कैश देना नहीं पड़ता है, आपकी जेब से कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है। फाइनेंस कॉस्ट में आपकी जेब से पैसा जा रहा है, टैक्सेस जो लगते हैं उसमें आपकी जेब से पैसा जा रहा है। लेकिन डिप्रिसिएशन सिर्फ एक अकाउंटिंग टर्म है, एक अकाउंटिंग फिनोमिनन आप उसे कह सकते हैं, लेकिन उससे कोई एक्चुअल कैश आउटफ्लो नहीं होता है। तो जब एसेट इतना ज़्यादा होता है हॉस्पिटल्स का या होटल्स का या फिर रियल स्टेट का, किसी भी एसेट हैवी बिजनेस का, तो डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आपके अर्निंग्स कम दिखती हैं। अब प्राइस टू अर्निंग्स अगर हम देख रहे हैं, पी रेशियो, तो अर्निंग्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसमें। ईपीएस नीचे आता है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो ईपीएस कम दिखता है आपको बिकॉज डिप्रिसिएशन हाई है। तो इसीलिए हम पी नहीं देखते हैं। इसमें अच्छा देखने के लिए एक मेट्रिक होता है ईवी बाई एबिटा। ईवी बाई एबिटा अगर आप देखेंगे, ओहो मेरा नेट नहीं चल रहा है। तो ईवी बाई एबिटा देखेंगे, तो जितना मुझे ध्यान है इसका भी 20-21 के अराउंड है ईवी बाई एबिटा, और वो काफ़ी कम है। तो मेरा ये मानना है कि ये हॉस्पिटल में ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही रहने वाला है, कोई बहुत कम तो नहीं होने वाला है यहाँ से जाके। और जब तक धीरे धीरे एक्विजिशन भी कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के, तो नया नया हॉस्पिटल्स को जब ये ऑनलाइन करते रहेंगे, सॉरी, नए नए हॉस्पिटल्स को जब ये ऑनलाइन करते रहेंगे, उनका ऑक्यूपेंसी बढ़ता रहेगा, वहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट होगा। और 2-3 साल बाद तो इनका जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन वाला जो कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन आ जाएगी। तो नारायणा हृदयालय, ये इसका जो मुझे लगता है सेम सेम है। फिलहाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी आपको, आई डोंट थिंक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए पर्टिकुलरली नारायणा से, लेकिन इससे आप कर सकते हैं बिकॉज इसके एक्विजिशन वाला गेम सही चलता है। तो आपको उस हिसाब से देखना है। मैंने अपना थॉट आपको बता दिया क्या है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज
जो जिन स्टॉक्स में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, मुझे खुद नहीं पता है वो कब उनका टारगेट क्या है, क्या नहीं है। इट्स जस्ट दैट उनका बिजनेस मुझे अच्छा लगता है, स्केलेबल लगता है, वैल्यूएशंस का कंफर्ट है मेरे पास। दैट्स व्हाई आई हैव इन्वेस्टेड इनटू दोज स्टॉक्स। तो आपको अपने हिसाब से, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से देखना है। डिस्कशन हो गया कंपनी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी भी फाइनेंशियल पैरामीटर पे या इस कंपनी को लेके, या जो भी कंपनी मैंने डिस्कस करी है अभी तक, आपको किसी पे भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू सो मच।